Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. So in today's video lecture we are going to discuss about today's important news, that is Supreme Court on Election Commission. हाल फिलहाल में किसी न किसी रिपोर्ट में या किसी न किसी आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार को लताड़ लगाई, फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मामले में। अब जान लेते हैं कि इसका क्या बेसिक है, किस चीज की वजह से ये चीजें शुरू हुई, क्या इसका हमारे पीछे बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले पिटीशन आई और वो पिटीशन किसके लिए थी? फंक्शनल इंडिपेंडेंस फॉर इलेक्शन कमीशन, कि उन्हें और ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। और किन किन चीजों के ऊपर वहां डिस्कशन होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बाय अ कॉलेजियम ऑफ पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो हाल फिलहाल में किस तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है? तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। अब क्या चाहते हैं ये लोग कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करे? कॉलेजियम, जिसके अंदर कौन कौन हो? पीएम, सीजेआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। दूसरा पॉइंट इनका ये है, वो चाहते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन टू सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एंड कॉमन प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। इन दोनों का जो रिमूवल है वो सेम हो और इनको जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो भी एकदम सेम हो। रूल मेकिंग पावर दी जानी चाहिए किसे? इलेक्शन कमीशन को। किस तरीके से? जैसे लोकसभा के पास रूल मेकिंग पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, राज्यसभा के पास रूल मेकिंग पावर है, ताकि वो अपने छोटे मोटे फंक्शन आराम से कर पाए। अब जब उनके पास रूल मेकिंग पावर होगी तो उनकी ऑटोनोमस स्फीयर भी बढ़ जाएगा। अब वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले पाएंगे। लास्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट एंड बजट फॉर द कमीशन। ये इनकी मांग है और इन सारी चीजों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई शुरू हुई थी थर्सडे से। अब मैं ये डे आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, याद रखिएगा क्यों, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो बहरहाल हम जान लेते हैं कि क्या फिलहाल की कंडीशन है, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो कंपोजिशन किस तरीके से होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर कमिश्नर्स। और अभी कितने अदर कमिश्नर्स हैं हमारे पास? 2 अदर कमिश्नर्स हैं। अपॉइंट कौन करता है इन्हें? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट अब क्या चाहते हैं? पिटीशन के अंदर किस तरीके की जानकारी आई है? पिटीशन के अंदर ये जानना चाहते हैं कि क्या कॉलेजियम के थ्रू उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, तो उस चीज में चेंज चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन की तरह काम करता है। रीजनल कमिश्नर जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, और उन्हें भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस चीज को डिटरमाइन करेंगे जिसके बारे में डिटेल्स दी गई है इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अंदर। वहां सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से उनका टेन्योर कितना होगा, उनकी सर्विस की कंडीशंस क्या होंगी, ये सारी चीजें वहां स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अब इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या चीजें हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरीके से हटाया जाएगा? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है। अब गलती से भी यहां पे इंपीचमेंट वर्ड को मेंशन मत करिएगा, क्योंकि इंपीचमेंट वर्ड मेंशन होता है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। यहां हम लिखेंगे सेम मैनर लाइक दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरी, सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अब आपसे पूछा जा सकता है क्या उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है? तो सैलरी तो बढ़ाई जा सकती है, वो डिसएडवांटेज में नहीं है, बट सैलरी कम नहीं की जा सकती। इस चीज को आपको ध्यान देना है। रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स। अब यहां पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, देखिए किस तरीके से, क्योंकि यहां पे जो लेवल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उसका ऊपर कर दिया गया है और अदर कमिश्नर्स का नीचे कर दिया गया है। भले ही जो डिसीजन लिया जाता है वो कॉन्सेंसस से लिया जाता है, बट फिर भी अगर मुझे मालूम है कि वो इंसान मुझे हटा सकता है तो कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड है मेरे ऊपर। तो ये सारी चीजें में क्या चाहते हैं? वो इक्वलिटी चाहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन मिले और रिमूवल मेथोडोलॉजी भी सबकी सेम हो। जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सबकी सेम हो। अब किस तरीके से ये जो है घटना हमारे सामने है और क्या क्या आर्गुमेंट्स हमारे सामने है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें सामने रखी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र जो है जानबूझ के ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स, ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहा है जिनका टेन्योर काफी ज्यादा कम है। अब किस तरीके से? अब यहां पे देखिए इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि क्या उनका टेन्योर होगा, तो 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ द एज। या तो वो 6 साल तक अपना टेन्योर रख सकते हैं या फॉर 65 इयर्स ऑफ एज। अब मुझे मालूम है कि उस इंसान की एज जो है 64 इयर्स है। अब मैं जानबूझ के उसे अपॉइंट करूंगा ताकि कभी वो 6 साल के पास पहुंच ही ना पाए। और जब तक उसके पास 6 साल का टेन्योर नहीं होगा, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोटेक्शन वहां पे दी गई है, जो भी रिमूवल मेथोडोलॉजी वहां पे दी गई, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अपने आप चला जाएगा वो, तो कोई 100 दिन में चला जाएगा, कोई 150 दिन में चले जाएगा, तो अपने आप प्रोटेक्शन बन जा रही है। क्यों चाहती है गवर्नमेंट ऐसा हो?
ताकि उन्हें ज्यादा अपोजिशन फेस ना करना पड़े। कोई टीएन सेशन जैसा उनके सर पे आके बैठ गया तो पूरी कायाकल्प कर देगा। बिल्कुल फेयर इलेक्शन, एकदम बढ़िया इलेक्शन हो जाएगा, वैसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती। एक यहां पे मैं आपके सामने कोट रखना चाहूंगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो चीज यहां पे पूरी फिट बैठती है। तो यहां पे कहा गया कि ये लिप सर्विस है, खाली नाम मात्र के लिए आप जो है उन्हें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल कोट करते हुए कहा कि जब यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने 8 साल के अंदर 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बदल दिया। और जब हम आज की बात कर रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसने क्या किया है, 2015 से 2022 के अंदर 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बदल दिया है। 7 साल के अंदर 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, 6 साल का टेन्योर होता है। बट ऐसे ही कैंडिडेट चुने जाते हैं जिनके पास कुछ ही समय बचा हो। तो ये सारी चीजें यहां पे बताई गई है कि जब तक आप ऐसा कैंडिडेट नहीं चुनेंगे जिसके पास कंप्लीट टेन्योर हो, तो मतलब ही नहीं है उनके पास जो सेफ्टी दी गई है और बाकी सारी चीजें सामने रखी गई हैं उसका। अब आगे चलते हैं और इसमें और एक घटना जुड़ी। अरुण गोहिल साहब को अपॉइंट किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं थर्सडे डे को एकदम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि थर्सडे को आर्गुमेंट शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डिस्कशन शुरू हुआ इस चीज के ऊपर और सारे दलीलें आमने सामने आने लगी। तो उसी दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन रिजाइन कर दिया अरुण गोयल साहब ने। ही इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, ही वाज सीनियर आईएएस ऑफिसर, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से और अगले ही दिन, आप मान सकते हो सैटरडे या संडे को, उनका ऑर्डर आया कि अब उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने मंडे से अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम चालू कर दिया। बट यहाँ पे जो एडवोकेट थे प्रशांत भूषण साहब, उन्होंने कहा कि आप मुझे एक चीज बताइए, जब कोई भी इंसान वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसे 3 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, 3 मंथ्स प्रायर नोटिस। कहां 3 दिन और कहां 3 महीने का प्रायर नोटिस? तो उस चीज का जवाब कौन देगा? तो इस चीज के ऊपर ध्यान देते हुए जो बेंच को लीड कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब, उन्होंने कहा कि बात तो सही है बिल्कुल आपकी। तो उन्होंने बोला, अटॉर्नी जनरल साहब, अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि हाल फिलहाल में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, और उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। तो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि ऐसा क्यों? आप एक काम करें, आप फाइल ला के दें हमें, हम देखना चाहेंगे कि क्या चीज है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम पूरे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप साहब कहां ये छोटी सी बात को लेके आए? आपने कुछ गलती ही नहीं की। जस्टिस साहब ने कहा कि आपने कोई गलती ही नहीं की, तो घबरा क्यों रहे, दे दीजिए फाइल, मैं फाइल चेक कर लूंगा। तो हाल फिलहाल में ये सारी चीजें जो है यहां पे चल रही। इसी के साथ साथ टिप्पणी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए जो क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाने से भी घबराए नहीं। अगर उसे आदेश दिया जाए कि आपको प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो भी वो 2 बार ना सोचे। तो ये सारी घटनाएं हाल फिलहाल में हमारे सामने चल रही है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन एक बैकबोन है डेमोक्रेसी का। आप सोचिए, अगर कल से ढंग से इलेक्शन होने बंद हो जाए हमारे देश के अंदर, क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इस चीज को ध्यान रखें और ये जो टॉपिक है इसके साथ कनेक्टेड रहें। आने वाले समय में अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।